हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज आपकी महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है समावेशी शिक्षा या समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके हर परीक्षा में। CTET के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। समावेशी शिक्षा पर हमने खास महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, पहले प्रश्न पर आप डिस्कस करेंगे। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर मतलब जो गरीब परिवार, बेरोजगार से अगर बच्चा स्कूल आता है तो वो किस पे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा। स्वयं पाठ को तैयार करने पे, स्वतंत्रता अध्ययन पे, रोजगार के संदर्भ में या अभ्यास पुस्तिका में। असंगठित घर से अगर आने वाला बच्चा सबसे कठिनाई का अनुभव करेगा। स्वयं पाठ को तैयार करने से ये कर लेगा। अगर इसकी हम बात करें सबसे जो कठिनाई का अनुभव करेगा या साझा करेगा तो वह आपका बी ऑप्शन, स्वतंत्रता अध्ययन पे। क्योंकि जब हम कुछ समावेशी शिक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गरीब घर से, या कुछ ऐसे हैं कि बोलने के या कुछ बच्चे उनको चिढ़ाने के ये चीज़ें चिढ़ाते हैं, अलग अलग नाम बोलते हैं, तो वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, कुछ ना कुछ उसको बोलते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्वतंत्र अध्ययन पर सबसे कठिनाई रहेगी। बाकी सारे वो सब ठीक कर लेगा, रोजगार के संदर्भ भी कर लेगा, अभ्यास पुस्तिका भी कर लेगा, बस स्वतंत्र अध्ययन वो जब तक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे या आप बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर करेंगे? नहीं। आप बच्चों को मातृभाषा बोलने से रोकेंगे? नहीं। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। क्योंकि आप मातृभाषा की सहायता से, जैसा हमारी भाषा हिंदी है तो हम हिंदी की तरह उसको अंग्रेजी सिखाने का संकल्प करेंगे या प्रयास करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण, क्यों सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा हम हिंदी बोलते हैं डेली कि सारे शब्द हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में सब कुछ करते हैं, तो हम इंग्लिश को भी एक हिंदी की तरह ही ले लेंगे और उसी हिसाब से हम अंग्रेजी को सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो जैसे हम हिंदी में बात करते हैं सबको उस वैसे ही इंग्लिश में हम सिखा सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। देव कौन सी बाहरी कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है या रोकते हैं। देखिए, देव कौन से बाहरी कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। भावना भावना और मनोबल, जज्बा या संस्कृति और प्रशिक्षण, या बालक का दृष्टिकोण, या लक्ष्य और प्रयोजन। अगर हम इसकी बात कर लें तीसरे प्रश्न की, तो संस्कृति और प्रशिक्षण, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि देव कौन सी बाहरी कारक है जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। और कौन सी कारक क्या है? हमारा संस्कृति और प्रशिक्षण, ये बाहरी कारक है जो बच्चों को शिक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। क्या रोकते हैं? संस्कृति और प्रशिक्षण। बाकी भावना और मनोभाव, जज्बा नहीं है, बालक का दृष्टिकोण ये भी नहीं है, लक्ष्य और प्रयोजन ये भी नहीं है। चौथा प्रश्न आपका। कमजोर वर्ग सेक्शन वर्ग के बालक से तात्पर्य है। देखिए, कमजोर वर्ग सेक्शन वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक के जिनकी वार्षिक आय कम हो, नहीं, कर दो क्रॉस। ऐसे अभिभावकों के बालकों को जो वंचित डिप्रेड वर्ग में आते हैं, नहीं। ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा
की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड पे रेड कम चमक रहा है इसमें मार्कर। चलिए नेक्स्ट, 5वां प्रश्न है आपका। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, देखिए 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्यों को छूट मिलनी चाहिए कि विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों उससे दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए, या विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सिर्फ किया जाना चाहिए। तो आपका के साथ कक्षा में विशेष किया जाना चाहिए, हाँ सी ऑप्शन ही सही है इसका। क्योंकि देखो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विद्यार्थी के साथ कक्षा में समावेशन के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न आपका। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि बालक कारकों को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए करना उचित है। उसे दैनिक कार्य में उसके माता पिता से मित्रों की सहायता करनी चाहिए, या कक्षा में सामान्य रूप से वार्तालाप करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कि जब कोई भी कक्षा 5 का बच्चा न्यूनतम दृष्टि वाला बालक हो तो उसे हमें सभी बच्चों की तरह प्यार या पढ़ाना या जो भी है वो बिल्कुल सभी के साथ हमें उसको भी उसकी तरह करना चाहिए, और ऑडियो सीडी के जरिए भी सहायता प्रदान हम कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। समावेशी शिक्षा हमारी भेदभाव को नहीं कहती है, क्योंकि सबको सबको मान सम्मान बराबर रहना है। समावेशी शिक्षा हमारी ये कहती है। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी मानसिक मेंटली रिडक्शन की विशेषता नहीं है? बुद्धिलब्धि IQ का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना व दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, यह आपका वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, यह है अंतर्वैयक्तिक संबंध इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना। डी ऑप्शन इसको सही है, क्योंकि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटली रिडक्शन की विशेषता नहीं है? तो अंतर्वैयक्तिक संबंध इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न आपका। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा या मुख्य धारा में डालकर। अगर हम 8वें प्रश्न, तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो किसमें? समावेशी शिक्षा द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। अगर हम प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, अगर हम प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो ये संकेत नहीं है। आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि हम झगड़ नहीं सकते। अगर हम प्रतिभाशाली बच्चे होंगे तो हम झगड़ नहीं सकते। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अगर हम डिसलेक्सिया से किससे बात कर संबंधित है, तो डिसलेक्सिया संबंधित है आपका पठन विकार, मतलब पढ़ने के समस्या के लिए। पठन विकार में पढ़ने के लिए समस्या, क्योंकि M को W या S को R इस टाइप से शब्द समझ नहीं आते बच्चे के। 11वां प्रश्न है आपका। विशेष अवस्था वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बालकों के साथ, या विशेष विद्यालय विशेष बालकों के साथ,
अगर हम 11वें प्रश्न की बात, अन्य देखिए विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए अन्य समान बालकों के साथ या विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों के द्वारा, तो ये तो हम नहीं कर सकते। अगर हम इसकी बात कर लें तो अन्य बालकों के साथ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, मार्कर सही नहीं चमक रहा है, चलिए मार्कर 12वां प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे? नहीं। वह जैसा अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसा ही अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? तो अगर आप देखते कि मतलब एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप उसके साथ कैसे, तो अगर हम प्रश्न 12वें प्रश्न की बात कर ले तो 12वां सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि वह जैसा अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रगति करेंगे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न 13वां, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कर्मियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता का विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, या सृजनशील बालकों की? अगर हम 13वें प्रश्न की बात करें तो क्या आपका सृजनशील बालकों की, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण की, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 14वां प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, या कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से, या अध्यापकों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से? तो मेधावी किसके लिए है? कम, देखिए मेधावी शिक्षा आपकी कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, RTE एक्ट 2019 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? 30 घंटे, 45 घंटे, या आपको 42 घंटे, या 50 घंटे? अगर हम 15वें प्रश्न की बात करें तो कितने हैं? बी ऑप्शन सही है, 45 घंटे, 45 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न 16वां प्रश्न आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 6 से 14 18 वर्ष के आयु के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति। अगर हम 16वें प्रश्न की बात करें तो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? अगर हम 22वें प्रश्न की बात कर लें 22वें की, तो 22वें का आपका कौन सा आता? देखिए कौन सा बालक आता है, तो ये देखो पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है, मंदबुद्धि बालक भी आता है, और ये सभी, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23वां प्रश्न, अपराधी बालक कौन होता है? अगर हम अपराधी बालक की बात करें तो देखिए अपराधी बालक कौन होता है, तो जो असामाजिक कार्य, मतलब जो समाज के कार्य में तोड़ फोड़, चोरी डकैती वगैरह करता है, तो वो असामाजिक कार्य करता है, उसी को हम अपराधी बालक कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सटीक है 23 का। नेक्स्ट प्रश्न 24वां, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। देखिए शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, या डिस्थीमिया? क्या होता है अक्सर 24 में अक्षम बच्चों को? तो क्या है? डिस्ग्राफिया, सी ऑप्शन सही है इसका। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वयं के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी कक्षा को दृढ़ पूर्वक कह नहीं पाते,
अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। अगर हम 25वें प्रश्न की बात करें, सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं कौन से? प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, एक बच्चा जो से ग्रस्त है, से को वाज या न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो वो किससे संबंधित है? तो वह डिसलेक्सिया से। किससे संबंधित है वो? हमें वो किससे संबंधित है बताइए? डिसलेक्सिया या शब्द विकार लिंक से या डिस्ग्राफिया से? डिसलेक्सिया से। डी ऑप्शन इसका सटीक है। कौन सा? डी ऑप्शन इसका सटीक है। 27वां प्रश्न, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे? नहीं। पहिए कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। अगर हम 27वें प्रश्न की बात करें तो हमारा 27 में कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त वाले बच्चे कक्षा में ही कोई भी वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसका। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्णय नहीं कर सकते ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते या शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बना सकते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं। तो आपका ऐसे बी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो असमानता विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। 29वां प्रश्न आपका, के कारण प्रतिभाशाली होती है? मानव सामाजिक कार्य को, अनुवांशिक रचना या वातावरणीय अभिप्रेरणा? डी ऑप्शन इसका सटीक है, क्योंकि अनुवांशिक रचना भी होती है और वातावरणीय अभिप्रेरणा भी होती है, और मानव सामाजिक कार्य ये नहीं है आपका प्रतिभाशाली कार्य में। नेक्स्ट देखिए 30वां प्रश्न आपका, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो अगर हम इसकी बात करें, विद्यार्थियों को, ए ऑप्शन आपका, विद्यार्थियों को छोड़ देना कि क्या सीखना और कैसा सीखना, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, या सीखने वाला द्वारा व्यक्ति कार्य करना। अगर हम 30वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका 30वें का ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों को छोड़ देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना। 31वां प्रश्न है आपका, गति कौशलों में अधिगम निरयोग्यता कहलाती है। देखिए गति कौशलों में अधिगम निरयोग्यता क्या कहलाती है? डिस्ग्रेक्सिया या डिस्कैलकुलिया? अगर हम 31वें प्रश्न की बात करें तो है डिस्प्रेक्सिया। बी ऑप्शन सही है। देखिए गति कौशल में डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। 32वां प्रश्न आपका, अधिगम निरयोग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक अस्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था। क्या है? एक चर अवस्था है। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसका। 33वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भी रचना अधिक उपयुक्त है? अधिक बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, या विद्यार्थी को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन कराना? तो ये आंसर करेक्ट है 33 का। अगर हम 33वें प्रश्न की बात करें तो 33 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यह सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूरिंग। 33वां अगर हम प्रश्न की बात करें तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आपको ये भी सही था, पीआर ट्यूरिंग। 34वां प्रश्न, अधिगम की नियोक्ता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, आसान ऊर्जावान या विबद्ध संख होना, अवधान एकाग्रता संबंधित बाधा विकार, या अभिप्रेरणा का अभाव। अगर हम 34वें प्रश्न की बात कर लें तो सी सही है आपका, क्योंकि अवधान एकाग्रता संबंधित बाधा विकार। 35वां प्रश्न है आपका,
निम्न में से कौन सा कथन किस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसकी हम बात कर लेते हैं। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीता, कारण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। तो अगर हम इसकी बात करें जैसे 35वें प्रश्न की, तो 35वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 36वां प्रश्न आपका, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? बुद्धि, सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसमें? सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मक। तो इसकी हम बात कर लें 36वें का, तो बी ऑप्शन सही है। कौन सा? सृजनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न, शारीरिक नियोक्ता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती है? कौन सी होती है? तदात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना। सी ऑप्शन सी, अतिकल्पना। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टार्मिंग, विचार वेश, व्याख्या विधि, या दृश्य श्रवण सामग्री, या उपयुक्त सभी? अगर हम 38वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ब्रेन स्टार्मिंग, विचार वेश, ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वज को देखने के लिए उन्हें अलग अलग देता है, आप क्या कहेंगे? उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उसकी जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे? तो बी आंसर कहिए, क्योंकि उसकी प्रोत्साहित करेंगे कि वो क्या तोड़ रहा है, क्या खोल रहा है, क्या बांध रहा है। नेक्स्ट, सर्वनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा? अगर हम 40वें की बात करें तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। 41वां प्रश्न है आपका, इकतालीसवां, शिक्षक अपने कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तनाव को नियंत्रण करना सीखना, या विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्ष से अलग करना, या उनके सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना? अगर हम 41वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 41वें प्रश्न क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि शिक्षक अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि कर चाहती है, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसे विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों को अलग करना ये नहीं करना चाहिए, बाकी सब हम कर सकते हैं इसमें। 42वां प्रश्न आपका, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या फर्स्ट चिंतन समस्या समाधान में अच्छा है? अगर हम इसकी बात करें 42वें प्रश्न की, तो आपका सी ऑप्शन सही है कि फर्स्ट चिंतन समस्या समाधान में अच्छा है। सी ऑप्शन ठीक है। 43वां प्रश्न है, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है, ये कथन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्ति से मामला है? यह भी कह रहा है कि सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है? सी ऑप्शन कह रहा है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत में संबंधित है। 44वां प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षण की केंद्रीय परियोजना योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शिक्षित अवसर उपलब्ध कराना, विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय,
ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय या नियमित विद्यालय? तो आपका नियमित विद्यालय, डी ऑप्शन करेक्ट है। 45वां है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है? मौलिकता, अनुशासन या धारा प्रवाहित? अगर हम की सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है तो आपका बी ऑप्शन सही नहीं है, मौलिकता भी है, धारा प्रभावित भी है। 46वां प्रश्न है आपका, जन्म के समय लगी चोट भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या आपकी चिकित्सा मंदता? अगर हम 46वें प्रश्न की बात कर लें तो 46वें का ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जैविक मंदता। 47वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता का, डिसलेक्सिया का या अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर का या ऑप्टिक्स का? अगर हम 47वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका डिसलेक्सिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। श्रावण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा या यंत्र? अगर हम श्रावण बाधित बच्चों को हम पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? श्रावण जो बच्चे सुन नहीं सकते तो ब्रेल लिपि या सांकेतिक भाषा? बच्चे सुन सकते हैं या यंत्र भाषा? 48वें प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो सांकेतिक भाषा, बी ऑप्शन सही है इसका। 49वां प्रश्न है आपका, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना या अभिव्यक्ति अनूठापन या कौतूहल? अगर हम 49 प्रश्न की बात कर लें तो आपका दूसरों के साथ लड़ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब विचारों में सृजनात्मकता भी है और अभिव्यक्ति ये भी है, दूसरों के साथ प्रतिभाशाली बच्चा, ये सही नहीं, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चा ये काम नहीं करता, लड़ता झगड़ता नहीं है। 50वां प्रश्न है आपका, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर या पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर? अगर हम 50वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 50वें का आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 51वां प्रश्न है आपका, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण या अपसारी चिंतन? तो हमारे 51वां प्रश्न कह रहा है कि क्या है आपका, यह आपका अपसारी चिंतन। तो क्या है आपका अपसारी चिंतन, डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 52वां प्रश्न है आपका, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक की गतिविधि में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न करती है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा की भावनाओं के अनुसार वह कार्य कर रही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का ही हमारा टॉपिक चल रहा था, समावेशी शिक्षा के अनुसार ही वो कार्य कर रही है। 53वां प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रवण सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षिका को आराम देती है, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को विविध उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने के संबंधित करता है? अगर हम 53वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो डी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संबंधित करता है। 54वां प्रश्न आपको, श्रावण हास को ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य खूंटा का सामना करते हैं? मतलब खुट्टा का सामना करते हैं। दूसरे के साथ संप्रेषण करना था, सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों देने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता? तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं 54वें प्रश्न की, तो आपका यही ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता।
55वां प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? सुनने, बोलने, पढ़ने या बोलने बस सुनने? तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो आपका बोलने से। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएगा जब बार बार उसकी परीक्षा होगी, वे अन्य शिक्षार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य शिक्षा विद्यार्थियों को से अलग किया जाएगा, या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। अगर हम 56वें प्रश्न की बात कर लें तो आपका सी सही है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएगा, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। 57वां प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, किसकी होती है? विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्ति को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्ति को दी जाती है, स्थानीय मुख्य द्वारा दी जाती है। तो किसके द्वारा किसको दी जाती है? तो 57 का बी ऑप्शन, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। 58वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों को दृष्टि बाधित समस्या सूचित नहीं करता? दिशा निर्देश के अनुसार रण में समस्या, उदासी, कोठर लगाने का भय या दूरी मापने में असमर्थता? अगर हम 58वें प्रश्न की बात कर लें तो दिशा निर्देश के अनुसार रण में समस्या नहीं करता, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 59वां है आपका, बक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगर 59वें प्रश्न की बात कर लें तो आपका यही सटीक है, क्योंकि कक्षा में विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 60वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक तीव्र आसानी से सीखते हैं, जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं, नहीं वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं, कम समय में। तो आपका तीव्र आसानी से सीख लेते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। मंद बुद्धि अधिगम जिनकी शेख चिल्ली उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं बिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर? तो कौन से? बिछड़े, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसका। 62वां प्रश्न है, दृष्ट दोष आयुक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रियामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं? अगर हम 62वें प्रश्न की बात कर लें तो त्रियामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। तिरसठवां, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है, इनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञान अर्जन शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। अगर ये हम 63 की बात कर लें तो 63 का ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्षमता करती है। 64वां प्रश्न बात कर लेते हैं हम, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष या आपके श्रवण दोष या मूक विधर? देखिए जन्मजात हमारी क्या होती है? मूक विधर, सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 65वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसाईपन या डेसी बिंदु? तो क्या आपका बी ऑप्शन सही है, डेसिबल। 66वां प्रश्न है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संकेती भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि दोष युक्त बच्चे, मुकर बाधिर या मंदबुद्धि? अगर हम 66वें प्रश्न की बात करें, बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं आपके ये, तो आपका बी ऑप्शन सही है, मुकर बुद्धि, बी ऑप्शन सटीक है। प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकसित करते हैं, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावत अच्छा निष्पादन करते हैं, यह समानता शरीर रूप से कमजोर ये नहीं हो सकता आपका। तो अगर हम 67वें प्रश्न की बात कर लें तो आपका बी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावत अच्छा निष्पादन कर लेते हैं, अपना कोई से भी
क्षेत्र में अच्छा वर्क कर लेते हैं। कौन? प्रतिभाशाली बच्चे। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में सर्ववर्धन का अर्थ है। ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना क्या है? प्रतिभाशाली बच्चे। ए ऑप्शन सटीक है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच के प्रतिवेदन नहीं, उन्हें दिए गए संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक का लिखना। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 17वां प्रश्न है आपका, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक या राजनीतिक नेता। अगर हम 17वें प्रश्न बात कर लें, देखिए शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? तो हमारी कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा। ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। ये रहे फ्रेंड्स आपके 70 प्रश्न सी टेट के लिए, क्या आपके यूपी टेट के लिए, क्या एमपी टेट के लिए, रीट के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे आपके ये। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली, हमारा टारगेट रहेगा सी टेट 30 में 30, 15 में 15। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करिए दोस्तों, हमने छोटी क्लास में आपको 70 प्रश्न करा दिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास में कुछ बोर भी हो जाते हैं बच्चे, कुछ कर नहीं पाते। ओके दोस्तों, बाय फ्रेंड, टेक केयर दोस्तों।